ठीक है। हम पढ़ रहे थे प्रोमिस। अगर मैं पिछली क्लास में जाऊँ तो मैंने प्रोमिस वन बनाया था और उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो अपन प्रोमिस को शुरू से शुरू करते हैं फिर से एक बार। अ, सर मैं कह रहा था हाँ। वो कंस्ट्रक्शन ओल्डर न्यू वाले का थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए थे। मैंने 4 बार उसको बताऊँगा यार, कितनी बार मैं बताऊँगा यार। सर वो मैं कल क्लास नहीं लगाया था ना तो उस वजह से समझ नहीं। तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी? सर रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, आपने ऑफ ऑन करना भूल गए। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो होते हैं जिसमें अपन मल्टीपल टाइप्स के या फिर सेम टाइप्स के मल्टीपल यूजर्स के ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं मतलब जावास्क्रिप्ट में। एक तो पुरानी जेएस जो ES5 वर्जन में थी उसमें क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं, और जो नई जेएस है उसमें क्लास बेस्ड नहीं चलता। ठीक है। तो ओल्ड जेएस में क्या लिखना पड़ता है अपने को, अगर मैं इसको कमेंट से हटाऊँ तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखो और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है। करली ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले अपने को कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखना पड़ता है जो कि ऑलरेडी एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो ये पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर सकता है। और ये दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट एज उसकी कीज हो गई। और जो अपनी डायनेमिक वैल्यूज अपन पैरामीटर्स से देंगे वो उनकी वैल्यूज हो गई। तो अपन ऐसे कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। कैसे? मैंने कॉन्स्ट P1 यानी पर्सन वन बनाया इज इक्वल टू न्यू पर्सन, मतलब हमें नया कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है तो न्यू लिखेंगे और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम। यहाँ से मैं तीन चीजें एज ए पैरामीटर दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम विल बी अखिल, सेकंड विल बी चौधरी एंड थर्ड विल बी एज जो कि होगी 20। ठीक है। तो एक नया ऑब्जेक्ट रिसीव होगा पर्सन वन के नाम से जिसमें फर्स्ट नेम अखिल, लास्ट नेम चौधरी एंड एज उसकी 20 होगी। और अगर अपन चाहें जितने पर्सन बना सकते हैं, ऐसे ही मैंने पर्सन टू बनाया न्यू पर्सन करके, उसमें डिफरेंट मैंने पैरामीटर्स यहाँ से दे दिए तो उसकी डायनेमिक वैल्यूज मेरे को शो होंगी। ठीक है। और जैसा अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते थे, जैसा ऐसे अपन अगर अपने को फुल नेम गेट करना है इसका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो मैं गेट करके एक मेथड बनाऊंगा जिसमें फंक्शन का नाम रखूंगा मैं फुल नेम, या फिर उस गेटर का नाम फुल नेम। उसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ से वो एक चीज रिटर्न करेगा विच इज दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस होगी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच, दिस डॉट लास्ट नेम। सो when I console log this get full name or full name, so I am consoling the P1 full name colon कोमा P1 डॉट फुल नेम। तो इसको ऐसे अपन कंसोल लॉग या फिर ऐसे फंक्शन को गेट करते हैं। अगर पर्सन वन का फुल नेम गेट करना है तो P1 डॉट फुल नेम, सो इट विल रिटर्न द full name of Akhil and Chaudhary, and same goes with P2 और person 2। ठीक है। तो पर्सन टू का फुल नेम होगा निखिल सोनी। तो ऐसे अपन गेट कर सकते हैं एंड सेम गोज विद सेटर्स। तो सेट कीवर्ड लिखो और उस सेटर का नाम लिखो। तो सेटर का नाम मैंने लिखा है सेट पर्सन इन्फो, जिसमें हम एक चीज़ से ना तो कम रिसीव कर सकते हैं ना एक चीज़ से ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं। मतलब पर्सन डेट में हम एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं, उसमें अपन मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे को नेम ही अपडेट करना है तो सीधे मैं नेम करूँगा यहाँ, और दिस डॉट फर्स्ट नेम की जगह दिस वो जो फर्स्ट नेम आया है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो वो एज ए उस पर्सन का नेम सेट हो जाएगा। और अगर अपने को एज और बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है तो एज ए ऑब्जेक्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो P1 डॉट पर्सनल इन्फो इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एंड कीज विल बी एज एंड फर्स्ट नेम या फिर एफ नेम। ठीक है। तो एज की वैल्यू मैंने 300 दी है और एफ नेम की मैंने अक्षय दी है। तो पर्सन वन की जो नई वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, एज विल बी 300 एंड एफ नेम विल बी अक्षय। तो अगर मैं P1 का फुल नेम गेट करूंगा तो मेरे को अक्षय चौधरी नाम गेट होगा। एंड सेम गोज विद पर्सन टू, तो पर्सन टू का फुल नेम होगा रवि सोनी। ठीक है। तो वो मैं एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि अपन नेस्टेड तरीके से उनको फेच करते हैं। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट एज ए डेटा नाम से मैंने रिसीव किया है तो इसके अंदर एज और एफ नेम मैं फेच कर सकता हूँ वाइल यूजिंग डॉट। तो डेटा डॉट एज एंड डेटा डॉट एफ नेम। ठीक है। ये होगी पुरानी जेस। नई जेस में हम ऐसे फंक्शन बनाते हैं
वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता है, बस डिफरेंट ये है कि फंक्शन पर्सन लिखा, पैरामीटर्स रिसीव किए, आर्गुमेंट्स रिसीव किए, दिस डॉट नेम मैंने प्रॉपर्टी दे दी जो कि डायनेमिक आएंगी सेम। पर इसमें क्या होता है, फंक्शन को हम कॉल करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल में मैंने p1 सेव करके न्यू और उस पर्सन का नाम, एंड सेम गोज विद पैरामीटर्स। सेम इसमें गेट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, दिस डॉट गेट नेम एंड दिस डॉट सेट नेम से अपन वैल्यू सेट होगी। आ गया। अब मत पूछना यार, कोई मैं परेशान हो गया हूँ इसे बता बता। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रोमिस। तो प्रोमिस कैसे बनाते हैं, अगर मैं लिखूं कॉन्स्ट प्रोमिस वन इज इक्वल टू प्रोमिस न्यू प्रोमिस, और ये हायर ऑर्डर फंक्शन है तो हम इसके अंदर एक फंक्शन देंगे। वो फंक्शन कैसे देंगे, फंक्शन का नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एज ए आर्ग्यूमेंट दो चीज़ें लेता है, एक तो रिजोल्व एंड सेकंड वन इज रिजेक्ट। या तो प्रोमिस अपना रिजोल्व होगा या रिजेक्ट होगा। जैसे मैं फंक्शन को ओपन करता हूँ तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं सेट टाइम आउट लगाऊंगा एंड 1 सेकंड का मैं टाइम डिले दूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रिजोल्व को कॉल कर रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड बाद मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोमिस रिजोल्व हो जाए। तो इस प्रोमिस को गेट करने के लिए या इस प्रोमिस की अपने को वैल्यूज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट देन और डॉट कैच का यूज करना पड़ेगा। अगर तो अपना प्रोमिस रिजोल्व हुआ है तो वो डॉट देन का कोड चलेगा, एंड अपना प्रोमिस अगर रिजेक्ट हुआ है तो डॉट कैच का कोड चलेगा। तो अगर मैंने प्रोमिस वन नाम से कॉन्स्टेंट बनाया है और उसमें प्रोमिस सेव किया है, तो मैं लिखूंगा प्रोमिस वन डॉट देन। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, तो रिसीव फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ रिजोल्व। ठीक है, अब मैं अगर जाऊँ मेरे उस पे कंसोल पे तो रिफ्रेश, और 1 सेकंड बाद मेरा प्रॉमिस रिजोल्व हुआ है, तो यहाँ पे डॉट देन वाला कोड चला है। अगर मैं डॉट कैच भी लिख दूँ तो ये सेमीकोलन नहीं लिखना है, इसी के जस्ट बाद अपन डॉट 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 करके सारी चीज़ें लिखते जाते हैं। तो डॉट देन जहाँ पे खत्म हुआ वहीं पे लिखना है अपने को डॉट कैच। ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो एक फंक्शन रिसीव करेगा, और इसको मैं कंसोल लॉग करूँ कि रिजेक्टेड। तो क्या हो रहा है, रिजोल्व हो रहा है अभी भी अपना। क्यों रिजोल्व हो रहा है, क्योंकि अपन 1 सेकंड बाद इसको रिजोल्व कर रहे हैं, ना कि रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि रिजोल्व अगर हुआ है तो डॉट देन वाला कोड चलेगा, एंड इफ प्रोमिस गोज रिजेक्टेड देन डॉट कैच कोड विल बी रन। सो अगर रिजेक्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ इसको रिजेक्ट कर दूं तो यहाँ पे मेरे को 1 सेकंड बाद शो होगा रिजेक्टेड, मतलब प्रोमिस अपना फुलफिल नहीं हुआ है। फिर हमें आगे बढ़ते हैं, अगर कि हमें इसमें सेव नहीं करना है, कांस्टेंट वेरिएबल में सेव नहीं करना है, तो सीधे मैं न्यू वेरिएबल आई मीन न्यू प्रोमिस बनाऊंगा। सेम गोज विद फंक्शन। अगर मैं एरो फंक्शन से बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है। एरो फंक्शन में ये क्या लेगा, रिजोल्व रिजेक्ट, एंड एरो फंक्शन ऐसे ओपन होता है, ऐसे ओपन करता हूँ मैं। सेट टाइम आउट, टाइम विल बी 1 सेकंड, एंड 1 सेकंड बाद ये होगा रिजोल्व। ठीक है, अब हमने किसी वेरिएबल में इसको सेव नहीं किया, तो इस प्रोमिस के जस्ट बाद हम देन लगा सकते हैं, तो डॉट देन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ओपन कर रहा हूँ और कंसोल लॉग कर रहा हूँ रिजोल्व। ठीक है, और अगर ये रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच चलेगा, तो इसके जस्ट बाद में लगा सकता हूँ डॉट कैच भी एरो फंक्शन, और इसमें मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ रिजेक्टेड, सेव। तो अब क्या होगा, प्रॉमिस मेरा रिजोल्व हुआ है, तो लेट्स रिफ्रेश। रिजोल्व को कॉल करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने रिजोल्व को कॉल किया मेरा रिजोल्व चला। ठीक है, और अगर मैंने रिजेक्ट को कॉल किया तो डॉट कैच का कोड चला। बस ये सेम मेथड है, या हम इसको कांस्टेंट वेरिएबल में सेव करके डॉट देन डॉट कैच चला सकते हैं, या फिर इसी के साथ हम डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट, प्लीज लेट मी नो।
अपन ने कल भी ये पढ़ लिया था, तो आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। समझ में आ गया? ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बढ़ते हैं? आगे ये बढ़ते हैं कि अपन देखते हैं कि अगर अपनी एरर आती है तो उस एरर के बेस पे अपना प्रॉमिस रिजोल्व एंड रिजेक्ट कैसे होता है। ठीक है। सो लेट से मैंने बनाया कौन प्रॉमिस 3 नाम से मैं बना रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, एक एरो फंक्शन जिसमें होगा रिजोल्व एंड रिजेक्ट। सो सेट टाइम आउट विल बी 1 सेकेंड, एंड ये हो रहा है रिजोल्व या फिर रेस मतलब रिजोल्व। ठीक है। अगर ये रिजोल्व हो रहा है तो मैं करूँगा प्रॉमिस 3 डॉट 10 और कंसोल लॉग रिजोल्व, और अगर रिजेक्ट होता है तो डॉट 10 दिस प्रॉमिस विल बी रिजेक्टेड। सो कंसोल लॉग रिजेक्टेड। तो अपना ये ही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बनाया अपन ने। रिजोल्व एंड रिजेक्टेड दोनों कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, शो, रिफ्रेश। डॉट देन नहीं, डॉट कैच। ठीक है, तो अपना रिजोल्व चला है। अब अपन चाहते हैं कि हमारा एरर के बेस पे अपना प्रॉमिस चले। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ वेयर इज एरर। अब एरर तो अपने पास एपीआई से आएंगी, तो अपन हार्ड कोडेड एरर बना रहे। तो इज एरर मैं इनिशियली कर रहा हूँ फॉल्स। इज एरर मतलब कि अगर एरर है तो ये प्रॉमिस रिजोल्व होगा, और अगर एरर नहीं है, आई मीन एरर नहीं है, तो ये प्रॉमिस रिजोल्व होगा, और अगर एरर है तो ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। सो इस एरर को अपने को सेट टाइम आउट के अंदर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन वहीं पूरे लॉजिक लगाएंगे। वेयर, या फिर इसको लेट कर दो। ठीक है, लेट इज एरर इज इक्वल टू फॉल्स। अगर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, या इफ कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ, क्योंकि इफ का कंडीशन मैंने बताया था कि हमेशा ट्रू के बाद ही चलती है। ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा, ये इज एरर ट्रू कब होगा, जब एरर नहीं होगी। मतलब इस एरर का उल्टा, इस एरर का उल्टा क्या होगा, ट्रू। तो मैं नोट लगा दूंगा, नोट इज एरर। अगर इस एरर नहीं है, आई मीन कोई एरर नहीं है, तो अपना रिजोल्व चलेगा। ठीक है, एल्स, या फिर अगर एरर है तो अपना रिजेक्ट चलेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्व एंड रिजेक्ट मैं यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी अपना रिजोल्व हो रहा है। रिजोल्व क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एरर अपनी फॉल्स है, मतलब अभी कोई एरर नहीं है। कोई एरर नहीं है तो इस एरर यहाँ पे आएगा, मतलब फॉल्स यहाँ पे आएगा, और फॉल्स का उल्टा मतलब ट्रू। तो अगर यहाँ पे इफ के अंदर ट्रू आ गया तो अपना रिजोल्व कॉल हो गया। और अगर मैं इस एरर को ट्रू कर देता हूँ, मतलब कि एरर है, तो यहाँ ट्रू आएगा, और ट्रू का उल्टा फॉल्स, मतलब फॉल्स अगर आ गया तो इफ वाला कोड नहीं चलेगा, अपना चलेगा एल्स मतलब रिजेक्ट वाला कोड। सो अपना आ गया रिजेक्टेड। ये जो कोड है एक बार में किसको समझ में आ गया? किसी को आया एक बार में समझ में? किसी को भी नहीं आया? देखो क्या कर रहे हैं, अपन ने नॉर्मल प्रॉमिस बनाया। सबसे पहले अपन ये कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, अपन ने रिजोल्व कर दिया, तो अपना रिजोल्व वाला कोड चल गया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कि सेट टाइम आउट के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है। उस वेरिएबल का नाम मैंने रखा है इज एरर इज इक्वल टू ट्रू। इज एरर इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है हाँ एरर है। अगर एरर है
तो अपना रिजेक्ट वाला कोड चलना चाहिए। और अगर इज एरर फॉल्स कर देता हूँ, मतलब कि एरर फॉल्स मतलब कि एरर नहीं है, और अगर एरर नहीं है तो अपना रिजोल्व वाला कोड चलना चाहिए। एरर अगर है तो रिजेक्ट वाला कोड चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या उल्टी कंडीशन लगाई है, उल्टी कंडीशन मीन्स की यहाँ पे देख रहे हैं अपन इज एरर फॉल्स, हाँ एरर अगर नहीं है तो अपना रिजोल्व वाला चलना चाहिए। तो ये कैसे चलेगा, इज एरर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो इज एरर का वैल्यू क्या है, फॉल्स है ना, और फॉल्स के आगे मैंने लगा दिया नोट, मतलब ये हो जाएगा ट्रू। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रू आता है इफ के अंदर तो अपना रिजोल्व वाला चल जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रू नहीं आता है तो रिजेक्ट। अभी मैंने फॉल्स लिखा है मतलब एरर नहीं है तो अपना रिजोल्व वाला चलेगा, इसीलिए यहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है रिजोल्व। और अगर मैंने इस एरर को ट्रू कर दिया मतलब कि अपनी एरर है तो यहाँ ट्रू आएगा, और ट्रू का उल्टा मतलब फॉल्स। तो फॉल्स अगर आ गया तो इफ वाला कोड नहीं चलेगा, एल्स वाला कोड चलेगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा अपना प्रॉमिस। तो कैच वाला कोड चलेगा और उसमें अपन ने कंसोल लॉग किया है रिजेक्टेड। ये होता है एरर बेस, मतलब जब अपन एरर देते हैं तो कंडीशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसी में अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर रिजोल्व हुआ है तो मैं कुछ डेटा पास करना चाहूँगा, ठीक है, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो मैं एरर देना चाहूँगा, ठीक है। अगर मेरा प्रॉमिस रिजोल्व हुआ है या फिर मेरी एपीआई फेच हो गई है, तो एपीआई फेच होने के बाद जो डेटा आया है वो मैं देना चाहूँगा कि नहीं, वो देना चाहूँगा मैं डॉट देन को, तभी तो मैं यहाँ ऑपरेशंस लगा पाऊँगा। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो मैं मेरे हिसाब से एक एरर देना चाहूँगा कि आपकी नेटवर्क इशू है या समथिंग वेंट रॉन्ग या प्लीज ट्राई अगेन लेटर, जो भी मैं देना चाहूँगा वो रिजेक्ट पे मैं एरर देना चाहूँगा। तो अपन डेटा यहाँ से कैसे पास करते हैं, अगर रिजोल्व हुआ है तो उसके अंदर ही हम उस पैरेंथेसिस के अंदर हम डेटा पास कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पास यहाँ से हो यूजर नेम अक्षय, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि एज भी यहाँ से पास हो, तो एज विल बी 23। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर रिजोल्व होता है तो मैं ये डेटा दे रहा हूँ जिसमें हम लोग की एपीआई से डेटा आया है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट आया है, जिसमें कि रिजोल्व अगर हुआ है तो यूजर नेम में अक्षय देना चाहूँगा और एज आई तो 23 में देनी चाहूँगा, आई मीन एज 23 देना चाहूँगा। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो मैं डायरेक्ट एरर दे दूंगा ब्रैकेट में समथिंग went wrong, please try again later, ठीक है। अब देखो अपन वो डेटा यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच में रिसीव कैसे करते हैं, जो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया है उसी में एज ए पैरामीटर हम वो डेटा एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ भी डेटा आया है ना, और कैच में भी अपना क्या बोलते हैं, कैच में एज ए डेटा में रिसीव नहीं कर रहा हूँ उसको, एज ए एरर रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि कैच में हमेशा एरर आएगी। अगर एपीआई नहीं चली तो अपनी एरर रिजेक्ट में आएगी और रिजेक्ट चलेगा कैच। तो मैं एज ए डेटा नहीं उसको एज ए एरर मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैंने एरर रख लिया। अब सर ये डेटा तो कहीं डिफाइन ही नहीं हुआ है। कैसा, डेटा नाम से कोई वेरिएबल वगैरह या फंक्शन वगैरह कहीं डिफाइन ही नहीं किया। ये वाला हाँ। नहीं, इसके अंदर अपन लिखते हैं तो ये एज ए वेरिएबल नहीं आता है, एज ए पैरामीटर आता है, ठीक है। ये यहाँ लिखा है ना एज ए पैरामीटर डेटा, तो ये तो क्योंकि ऑटोमेटिक नाम लिख दूसरी एक जगह पे स्पेस तो। बना देता है मेमोरी में, और उसमें लेट डेटा लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, एज ए अपन वो वेरिएबल उसको रिसीव कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे फेच हो जाता है, लेट वेर कॉन्स्टिट लगाने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब ये कि डेटा की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं हाँ रैंडमली। कुछ भी आप यहाँ पे चाचा ले सकते हैं, ठीक चाचा है। नाम से मैंने लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा चाचा आया है उसको मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ये लो, ठीक है। और एरर को मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ कि अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है तो मेरी एरर, हाँ इस एरर का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो, एरर आ गई, मैंने ये नाम रख दिया और वो एरर आ गई मैं वो शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इज एरर ट्रू है, अगर एरर ट्रू है तो अपना रिजेक्ट वाला कोड चलना चाहिए। तो अपना आया है समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, जो कि अपन कैच वाला कोड चला रहे हैं। और अगर अपन एरर इस एरर को फोर्स कर देते हैं मतलब कोई एरर नहीं देते हैं, तो अपना जो चाचा नाम से आया है डेटा या फिर चाचा जो आया है उसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें यूजर नेम अक्षय होगा एंड एज विल बी 23। सो इसका नाम मैं इसलिए डेटा रखता हूँ क्योंकि अपने को पता चले कि हाँ डेटा आया है,
एरर रखता हूँ ताकि पता चले कि हाँ यहाँ एरर है। अगर एरर का नाम मैं रख दूंगा डेटा, या फिर डेटा का नाम मैं रख दूंगा एरर, तो फिर तो मिसमैच हो जाएगा ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो नाम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का, उसमें नो इश्यूज। ऐसे अपन वो पास करते हैं डेटा। रिजोल्व हुआ है तो कुछ भी पास कर सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, मैंने मेरा नाम पास कर दिया है ना। रिजोल्व हुआ है तो मैं मेरा नाम पास कर रहा हूँ, तो अपना नाम आया यहाँ पे और कंसोल लोगों का नाम ये अक्षय। ठीक है, समझ में आ गया। आ गया, एक बार वो समझाओ। चलो, नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे अपन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो और समझ में आ जाएगा। इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ। ओके, सो लेट से मैंने एक और प्रोमिस बनाया। किस नाम से बनाया मैंने? कॉन्स्ट प्रोमिस 4 इज इक्वल टू न्यू प्रोमिस, जो कि रिटर्न करेगा रिजोल्व और रिजेक्ट। मेरे फंक्शन को ओपन करता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट 1 सेकंड का टाइम, एंड यहाँ पे भी मैं वो इज एरर वाली कंडीशन लगाता हूँ। सो लेट इज एरर इनिशियली अपनी ट्रू, मतलब एरर है, तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ नॉट इज एरर, सो अपना कॉल होगा रिजोल्व, और अगर एरर नहीं है, आई मीन एरर है, तो अपना कॉल होगा रिजेक्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं डेटा पास कर सकता हूँ एज ए, लेट से रिजोल्व हुआ तो अक्षय, एंड रिजेक्ट हुआ तो ये एरर समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, अब मैं चला सकता हूँ प्रोमिस 4.10, जिसमें आएगा डेटा, और कंसोल लॉग कर रहा हूँ मैं वो डेटा। ठीक है, अगर अपना डेटा नहीं आया और प्रोमिस अपना रिजेक्ट हुआ तो डॉट कैच वाला कोड चलेगा, जिसमें आई एरर, और कंसोल लॉग कर रहा हूँ मैं एरर। ये सिंपल सा है। ठीक है, अपन ने फिर वही बनाया, तो क्या हो रहा है अपना, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, क्योंकि अपनी एरर ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो अपना नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि है अक्षय। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हुए, अगर मैं इस डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट में पास करा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चेनेबल देन या देनेबल प्रोमिस, मतलब अपन एक से ज़्यादा देन यहाँ पे लगा सकते हैं। देन के बाद देन के बाद देन के बाद देन, कैच सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, सो अगर मैं इस डेटा को पास करूँ एज ए ऑब्जेक्ट, विल बी ए यूजर नेम अक्षय, एंड एज विल बी 23। तो मैंने ये डेटा पास किया है। अगर रिजोल्व हुआ है तो अपना एज ए ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, जिसमें एज यूजर नेम होगा। अब देखो, मैं यहाँ पे एक और देन लगा सकता हूँ। ठीक है, एक और देन लगा सकता हूँ डॉट देन, तो कंसोल लॉग में कर रहा हूँ चला। सो अपना दोनों देन चल गए, एक में तो अपना डेटा प्रिंट हो गया और एक में अपना चला प्रिंट हो गया। ऐसे अपन कितने भी लगा सकते हैं। अगर मैं एक और डॉट देन लगा दूँ तो ये भी चला, मतलब रिजोल्व के बाद जितने भी देन हैं, डॉट देन वाले कोड हैं, सारे चलेंगे। अब अपन ये देख रहे हैं कि जो अपन ये देन अपना फर्स्ट देन होता है, उससे डेटा रिटर्न कर सकते हैं, और वो डेटा अपन रिसीव कर सकते हैं उसके नेस्टेड देन में। फिर इससे अगर अपन डेटा रिसीव करेंगे तो वो इस देन में रिसीव होगा। लेट से मैं यहाँ से डेटा रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ मैं पूरा डेटा, और कंसोल लॉग कर रहा हूँ उस डेटा को। उसको कंसोल लॉग करने के पहले यहाँ पे डेटा रिसीव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों देन के डेटा आ गए, फर्स्ट देन में ये और थर्ड देन में अपना आ रहा है चला। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको भी रिटर्न करूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न सिर्फ उसकी एज हो, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न डेटा
डॉट एज। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे, अब देखो अपन ने यहाँ से अगर एज रिसीव किया है तो इस देन में सिर्फ एज रिसीव होगा, ना कि पूरा डेटा। ये इसकी वो है खासियत। सो एज यहाँ से रिटर्न हुई, और अगर मैं एज को प्रिंट करूँ तो देखो, फर्स्ट में अपना डेटा था, दूसरे में अपन ने डेटा रिटर्न किया था, और थर्ड में अपन ने एज रिटर्न की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से डेटा डॉट एज रिटर्न करूँगा ना, तो यहाँ भी मेरे को एज मिलेगी, एज मिलेगी, तो एज यहाँ मिल गई। ठीक है, फिर अपन यहाँ से डेटा डॉट एज नहीं, सिर्फ एज रिटर्न करेंगे, क्योंकि एज तो अपन एज ए सिंगल आई है, तो एज अपनी, सॉरी डेटा रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा में सिर्फ एज आएगी, तो दोनों में अपनी एज प्रिंट होगी। ये होता है अपन कितने भी दिन लगा सकते हैं। तो ये होते हैं चेनेबल प्रोमिस, मतलब इनकी चेन बन रही है दिन की, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार, हाँ 3 दिन। ठीक है, फिर उसमें होता है कैच, जो कि सिर्फ एक होता है, अपन एक से ज़्यादा कैच नहीं लगा सकते, क्योंकि एरर तो एक ही में आएगी, तो अपनी एरर यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। फिर एक होता है डॉट फाइनली। क्या होता है, कैच के तुरंत बाद चलता है डॉट फाइनली। ठीक है, ये भी एक एरो फंक्शन रिटर्न करता है। और डॉट फाइनली का मतलब क्या है, कि अगर प्रॉमिस रिजोल्व हुए, रिजेक्ट हुए, डेटा आया, डेटा नहीं आया, एरर आई, कुछ भी है, लेकिन डॉट फाइनली को फाइनली चलना ही है, ये होता है। तो फाइनली में अपन क्या लिखेंगे, चलिए फाइनल। तो अपना डेटा इसमें से इसमें आया, इसमें से इसमें आया। ठीक है, मेरा रिजोल्व हुआ, तो फाइनली मेरा चल गया फाइनली। लेकिन अगर मैं एरर दे देता हूँ, ट्रू कर दी मैंने एरर को, तो अपना कैच चला, कैच से अपना प्रिंट हुआ एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। लेकिन फाइनली अपना तब भी चला, जब अपनी एरर आई तब भी अपना फाइनली चला। तो इससे फायदा क्या है, कि फाइनली को चलना ही चलना है। कोई मुझे बता पाएगा फाइनली का क्या यूज है? किसी को कुछ पता है? नहीं, कोई तुक्का मार सकता है? हाँ, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये होता है लोडिंग के लिए। अगर अपने को चाहिए कि मैंने बटन पे क्लिक किया, उस बटन के क्लिक पे मैं एक एपीआई फेच कर रहा हूँ, तो बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा ना, जैसे अपन बटन पे क्लिक करते हैं तो एक राउंड राउंड सर्कल घूमने लगता है। ठीक है, और जैसे ही डेटा आ जाता है, वो राउंड राउंड सर्कल घूमना बंद हो जाता है। जैसे अपन या फिर किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, और उसमें होती है लॉगिन की बटन, तो अपन ईमेल एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, वहाँ पे एक राउंड राउंड स्पिनर घूमने लगता है, लोडर। ठीक है, जिसको बोलते हैं लोडर, या फिर वहाँ लिखा जाता है लोडिंग, है ना। तो वो लोडिंग रहता है डायनेमिक। उसको अपन कैसे कर सकते हैं, वो बनाते हैं, लेट से मैंने बना लिया एक लोडर, है ना, लोडर, या फिर मैं बना लेता हूँ लोडिंग। लोडिंग इनिशियली फॉल्स रहेगी, मतलब इनिशियल में कोई लोडिंग नहीं रहेगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं प्रोमिस को हिट कर रहा हूँ, यानी डॉट देन में जा रहा हूँ, तो डॉट देन में मैं जैसे ही गया, तो मेरी लोडिंग जो है उसको मैं कर दूंगा ट्रू, मतलब अपनी लोडिंग होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ भी ट्रू, इस देन में भी ट्रू, इस देन में गया तब भी ट्रू, और कैच के बाद अपना फाइनली चलना ही है, या तो अपना एपीआई हिट हो या एपीआई हिट ना हो, तो अपन फाइनली में जाके उस लोडिंग को कर देंगे फॉल्स। मतलब अपनी एपीआई हिट हो चुकी है, या तो उसमें एरर आई है या उसमें डेटा आया, तो लोडिंग अपना स्पिनर बंद हो जाएगा। अगर अपन कैच में लोडिंग फॉल्स कर देंगे ना, तो अपनी एरर आई तो फिर वो कभी आई मीन अपना डेटा आ गया, प्रोमिस चल गया, तो अपनी लोडिंग कभी फॉल्स ही नहीं होगी, क्योंकि कैच का कोड चलेगा ही नहीं, तो लोडिंग अपनी फॉल्स होगी ही नहीं। तो फाइनली में अपने को चलाना है लोडिंग फॉल्स। ठीक है, और हाँ, और क्या, यही है बस। अपन ने एक लोडिंग नाम का वेरिएबल बनाया जो इनिशियल में फॉल्स था, और मैंने डॉट देन में उसको ट्रू किया है, और किट से अपने को एरर देनी है, और फाइनली में जाके उसको फॉल्स कर दिया, चाहे अपनी एपीआई से डेटा आए या चाहे अपनी एपीआई से डेटा ना आए।
समझ में आ गया? आया? ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा आपको हेक्टिक नहीं लग रहा है? डॉट देन, फिर डॉट देन, फिर डॉट कैच, डॉट फाइनली, इसको लिखने में थोड़ी हेक्टिक है। मतलब ये क्या बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कोड ही ना लिखूं। तो इससे बचने के लिए ES6 वर्जन में अपना आया इस डॉट देन एंड डॉट कैच को रिजोल्व करने के लिए कुछ चीज़ें। तो डॉट देन और डॉट कैच की जगह अपन यूज़ कर सकते हैं असिंक अवेट। ठीक है? असिंक अवेट, जो कि असिंक मतलब असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है। अगर मैं बनाऊं लेट्स से कॉन्स्ट प्रोमिस 5 इज इक्वल टू, यही प्रोमिस, कौन सा प्रोमिस, यही वाला, इसी को कॉपी कर लाता हूँ। ठीक है, ओके, डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रोमिस फोर डॉट देन नहीं करूँ। ठीक है, मैं करूँगा असिंक अवेट का यूज़। तो असिंक अवेट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आई मीन जो असिंक रहता है, असिंक कीवर्ड वो नियरेस्ट फंक्शन के सामने लगता है। तो अपन डॉट देन और डॉट केच में तो कोई फंक्शन बना नहीं रहे हैं, इसका पेरेंट फंक्शन कोई है ही नहीं, इनका पेरेंट फंक्शन। तो अपने को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट से मैंने लिखा फंक्शन और उसका नाम मैंने लिख दिया कंज्यूम प्रोमिस 5। मतलब अपन प्रोमिस 5 को कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मैंने एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन मैंने ओपन किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि असिंक अवेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा कॉन्स, मतलब जो भी इस प्रोमिस का रिस्पॉन्स आया है वो मैं एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, लेट से रिस्पॉन्स। और उसके आगे मैं क्या चला रहा हूँ, प्रोमिस 5। लेकिन प्रोमिस 5 क्योंकि एक प्रोमिस है ना, उस प्रोमिस को हैंडल करने के लिए अपने को डॉट देन एंड डॉट कैच की जरूरत रहती है। तो डॉट देन और डॉट कैच को रिप्लेस किया है असिंक अवेट ने। तो जैसा जहाँ पे अपन ने प्रोमिस का नाम लिखा है यहाँ, या फिर जहाँ पे अपन API हिट कर रहे हैं उसके जस्ट आगे लिखना है अपने को अवेट। अवेट मतलब कुछ वेट करो, है ना। प्रोमिस 5 से बोल रहा है कि कुछ वेट करो, और अवेट को यूज करने के लिए अपने को फंक्शन, नियरेस्ट फंक्शन के आगे लिखना पड़ता है असिंक। तो अपना नियरेस्ट फंक्शन कौन सा है, यही फंक्शन है कंज्यूम प्रोमिस 5। तो इसके सबसे आगे मैं लिख दूंगा असिंक। ठीक है, असिंक मैंने लिखा और प्रोमिस के आगे मैंने लिखा अवेट, है ना। और कंसोल लॉग में कर रहा हूँ रिस्पॉन्स, मतलब मेरा रिस्पॉन्स क्या है। सो हाँ, देखो अपना प्रोमिस मान लो फॉल्स, यानी एरर नहीं है। तो ये क्यों नहीं चल रहा है, आप लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप लोगों को बताएंगे ये नहीं चल रहा है। मैंने एरर दे दी तब भी नहीं चल रहा है। वैसे एरर तो अपनी आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, लेकिन अपन ने एरर हैंडलिंग नहीं की है। मीन्स कि डॉट देन वाला तो अपन ने हैंडल कर लिया इससे, आसिंक एंड अवेट से, लेकिन अपन ने एरर हैंडलिंग नहीं की है, मतलब डॉट कैच अपन ने यूज़ नहीं किया है। तो डॉट कैच को यूज़ कर, डॉट कैच या फिर एरर हैंडलिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है ट्राई कैच। ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ होते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। तो इन दो लाइन को मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स और यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच में कैसा रहता है, ट्राई लिखो, ठीक है, उसको ओपन करो एंड उसके जस्ट बाद कैच लिखो, कैच। ठीक है, और कैच में आती है एरर, हमेशा कैच में एरर आती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ट्राई के अंदर अपने को डॉट देन वाला कोड लिखना है। ट्राई के अंदर वो लिखना है जो हमेशा चलना ही चलना है। तो ये दो लाइन हमेशा चलनी ही चलनी है, और डॉट कैच आया तो उसमें एरर आएगी, तो उस एरर को मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग। अब देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इस एरर को फॉल्स किया। तो क्यों नहीं चल रहा, अरे
क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अपन ने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ। चलो पहले ऐसे समझाता हूँ बिना ट्राई केस से। अपनी ये 2 लाइन थी और मैं करता हूँ इस फंक्शन को कॉल, तो कंज्यूम प्रॉमिस 5। तो अपनी एरर है फॉल्स, मतलब एरर नहीं है। तो एरर नहीं है तो अपना जो डेटा था वो आ गया, यूजर नेम अक्षय एंड एज विल बी 23। लेकिन अगर अपनी एरर है तो वो एरर कहाँ जाएगी? कैच में जाएगी ना। और उस कैच को अपन ने हैंडल नहीं किया। ठीक है, तो उस कैच को हैंडल करने के लिए जो अभी मैंने बताया था ट्राई कैच, ट्राई कैच। तो ट्राई में वो कोड लिखना है जो चलना ही चलना है, और कैच में अपने को लिखनी है एरर, जो भी अपनी एरर आती है। तो कंसोल लॉग एरर, फंक्शन को अपन ने लास्ट में कॉल कर दिया, तो मेरा आ गया वहाँ पे एरर समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और अगर मैं इस एरर को करता हूँ फॉल्स, मतलब कि अगर एरर नहीं है तो रिजल्ट चलेगा, तो अपना डेटा आ जाएगा। इसी चीज को आप यूज करोगे थ्रू आउट द बैकएंड। ठीक है, पूरे बैकएंड में आप इसी चीज को यूज करोगे। जब भी अपन प्रोमिस हिट करेंगे, इसको भी लिख नहीं लिखेंगे। प्रोमिस अपन ने तो हार्ड कोडेड बनाया है, अपन बस लिखेंगे इस कोड को। ठीक है, इस कोड को लिखेंगे, अपना एक फंक्शन होगा, उसके सामने अपन लिखेंगे असिंक, और ट्राई कैच ब्लॉक में कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट लिखेंगे, और अवेट के सामने अपन एपीआई को फेच करेंगे। ठीक है, वो एपीआई अगर फेच होती है तो अपना रिस्पॉन्स आएगा, और अगर वो एपीआई फेच नहीं होती है मतलब अपना चल जाएगा रिजेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अपन अपने कंसोल लॉग में एरर आ जाएगी। ये है असिंक अवेट का यूज इन द फंक्शन। ठीक है, अब आपको एक एक्चुअल एपीआई मैं बताता हूँ फेच करके। ठीक है, तो जब मैं फेच फेच बोल रहा हूँ ना, फेच का मतलब डेटा लेना, तो जावास्क्रिप्ट में भी एक मेथड होती है फेच। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अपने को बस यही चलाना है। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट से उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फेच, फेच डेटा। ठीक है, उस फंक्शन को मैं करता हूँ कॉल, ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूँ, और कंसोल लॉग करता हूँ एरर। अगर एरर आती है तो मेरी एरर शो हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, मेरा सबसे पहले तो रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अवेट को यूज़ करने के लिए अपने को नियरेस्ट फंक्शन के सामने असिंक लगा दिया। और देखो, अब किसी भी एपीआई को मैं, लेट से एक एपीआई है, एक एपीआई मतलब बहुत एपीआई है जो डमी डेटा प्रोवाइड करवाती है, तो उनका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। अगर मैं जेसन प्लेस होल्डर सर्च करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ इस वेबसाइट पे, तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, तो देखो उन्होंने रिसोर्सेज दे रखे हैं, मतलब अपने डमी डेटाज है। डमी डेटाज मतलब 100 पोस्ट का डेटा यहाँ पे फ्री मिलेगा, 500 कमेंट्स का डेटा फ्री, 100 एल्बम्स, 5000 फोटोज, 200 टू डूज लिस्ट एंड 10 यूजर्स मिलेंगे। तो लेट से अपने को यूजर्स फाइंड करने हैं, तो यूजर्स पे मैं क्लिक करूंगा, तो अपने यूजर्स आ रहे हैं एज ए ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था आपको एरे, और एरे में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको मेरे को फाइंड आउट करना है, इन यूजर को मेरे उसमें कंसोल लॉग पे। तो इस वाली वेबसाइट में से मैं इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और क्या लिखता हूँ अवेट के बाद फेच। ठीक है, फेच को कॉल करके अपने को डबल कोट में वो प्रोवाइड करवा देना है यूआरएल, जिससे कि अपन डेटा फेच कर लें। ठीक है, अपन ने, अगर मैं कंसोल लॉग करूँ अभी, तो देखना आप क्या आएगा, जो अपना है फेच डेटा को कॉल करता हूँ। तो देखो अपने को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स में अपने को इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, बॉडी, बॉडी यूज्ड, हेडर्स, ओके, रिडायरेक्ट स्टेटस, टाइप स्कोर्स, यूआरएल वगैरह वगैरह। लेकिन अपना डेटा कहाँ है, इसमें अपना डेटा कहाँ है? जो अपना ये डेटा था, यूजर्स का नेम, यूजर नेम, ब्रेड, ईमेल, ये सब कहाँ है? तो ये एज ए बॉडी में आता है। ठीक है, और उस बॉडी को अपने को करना है जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट। ठीक है, जेसन फॉर्मेट कैसा रहता है, ये की एंड वैल्यू पेयर्स दोनों में डबल कोट्स रहते हैं। जैसे नेम में इसमें डबल कोट्स है, एंड इसमें भी वैल्यू में भी डबल कोट है। तो ये होता है एज ए जेसन फॉर्मेट डेटा। जेसन का होता है फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो जो डेटाबेस में डेटा या मोंगोडीबी में डेटा जाता है वो एज ए जेसन फॉर्मेट में जाता है। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स को अपने को एज ए जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जेसन में कन्वर्ट कैसे होता है, लेट से
कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, और अगर जेसन में कन्वर्ट करना है तो डॉट जेसन। ठीक है, और अब मैं कंसोल लॉग रिस्पॉन्स को नहीं डेटा को करूँगा, लेकिन फिर भी डेटा नहीं होगा आई थिंक। देखो, प्रोमिस अपना पेंडिंग कंडीशन में ये लिखा रहा है ना, प्रोमिस और उसके अंदर पेंडिंग, मतलब अपना पेंडिंग क्यों है, क्योंकि अपन ने जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन मतलब जो अपना डेटा आया है उसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए भी टाइम लग रहा है, तो उसको अपन ने हैंडल नहीं किया, मतलब वहाँ पे भी वेट हो रहा है, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो उसके आगे भी अपने को लगाना पड़ेगा अवेट। और जैसे ही मैंने अवेट लगाया, मेरे 10 यूज़र्स का मेरे को डेटा मिल गया उस एपीआई से, जी, जिसमें एड्रेस, कंपनी नेम, फ़ोन, यूज़र नेम, वट जो भी है। ठीक है, 10 यूज़र्स का अपने को डेटा मिल गया, ऐसे मिलता है डेटा। हाँ, हाँ, लगाओ। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल लॉग डेटा कर रहा हूँ तो ये डेटा काय में आया है, एज ए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब पहले बिग ब्रैकेट्स लगे हैं, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट है ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये एरे है तो इस पे मैं फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। तो इसी के अंदर मैं अगर लगाऊँ डेटा डॉट फॉर ईच, सॉरी, फॉर ईच एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसमें हमेशा आएगा उसका मतलब हर बार एक एक यूज़र आएगा और उस यूज़र का इंडेक्स आएगा सेकंड नंबर पे। तो मैं यहाँ से क्या कंसोल लॉग कर रहा हूँ, एक टिक में कंसोल लॉग करता हूँ, लेट से उसका नेम में कंसोल लॉग करता हूँ। सो आई एम डॉलर करली ब्रैकेट और उस यूज़र का नेम आएगा। सो उस यूज़र का नेम क्या था, हाँ नेम था। ठीक है, तो यूज़र डॉट नेम मतलब आई एम, मेरा नाम है ये। ठीक है, उसके बाद मैं लेट से उसका एड्रेस, तो एड्रेस ये हो गया, तो एड्रेस भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर घुसने के लिए यूज़र डॉट एड्रेस लिखना पड़ेगा। सो एंड आई एम लिविंग इन, कहाँ रहता है ये, तो यूज़र डॉट, अगर यूज़र किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर मेरे को एड्रेस करना है तो डॉट एड्रेस। ठीक है, तो यूज़र डॉट एड्रेस, और एड्रेस के बाद अपन उसको क्या शो करना चाहते हैं, स्टेट, सिटी, स्वीट, जिप कोड या फिर जियोग्राफिक लोकेशन, तो मैं सिटी करना चाहता हूँ तो डॉट सिटी। मैंने जैसे ही लिखा, देखो दसों यूज़र का आ गया क्या, आई एम लियन ए ग्राम एंड आई एम लिविंग इन, जो भी है इसका नाम, आई एम एरविन हॉवेल एंड आई एम लिविंग इन विस्को, पता नहीं क्या। ठीक है, आई एम जो भी है ना, इनके तो इनके सबके नेम फेच हो गए यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ कि इनके यूज़र नेम फेच हो, ठीक है, तो मैं नेम की जगह यूज़र नेम लिख दूंगा, यूज़र नेम, सॉरी यूज़र नेम का एन स्मॉल है। तो क्या आ गया, आई एम ब्रेड एंड आई एम लिविंग इन, जो भी उसकी सिटी है, आई एम एंटोनेट एंड आई एम लिविंग इन, ये तो पढ़ूंगा मैं, विसो की बर्ग, विस्को, विसो की बर्ग में भी। ठीक है, तो मैं इसकी सिटी ना करके लेट से मैं इसकी स्ट्रीट शो करता हूँ, तो यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी की जगह मैं उसका करता हूँ स्ट्रीट शो। तो आई एम ब्रेड एंड आई एम लिविंग इन कुलस लाइट, आई एम एनोटोनी आणि Antonette and I am living in Victor Plains. I am Samantha and I am living in Douglas Extension. I am, हाँ जो भी है इसका नाम। ठीक है, अगर इंग्लिश किसी को सही करनी है तो इसको पढ़ लेना। तो ऐसे सब चीज़ें शो होती है, अगर वो एरे है तो वहाँ पे यूज़र आएगा और उसका इंडेक्स आएगा, ऐसे होता है डेटा फेच। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में कम आया होगा लेकिन इसका यही तरीका है, क्योंकि अब हार्ड टॉपिक आ रहे हैं, थोड़े टफ टॉपिक आ रहे हैं, तो आप लोगों को ना थोड़ा रिकॉर्डिंग को एक दो बार देखना पड़ेगा और खुले दिमाग से यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तभी आप लोग ये चीज़ें समझ पाओगे। अपन जो अब चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपको यही चीज़ें काम आएंगी, जो अपन ने इनिशियली पढ़ा था लूप्स वगैरह, वो फंडामेंटल्स यहाँ यूज़ होंगे। जैसे मैंने फॉर ईच लूप आपको बताया था कि एरे पे चलता है, तो अपन ने एक्चुअल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उसको देखा है कि एक्चुअल फॉर ईच लूप लगता कहाँ है।
तो जैसे अपना एपीआई से डेटा आया डायनेमिक, उस डेटा पे अपन ने फॉर ईच लूप लगा, ये वाला ऐसे लगता है फॉर ईच लूप। जैसे मैंने आपको इफ कंडीशन इफ एल्स बताया था, तो इफ एल्स कहाँ लगता है, एक्चुअल कंडीशन ये, ठीक है। तो वो फंडामेंटल्स थे, जो अपन मेन चीज़ अभी पढ़ रहे हैं वो ये है। ट्राई केस ब्लॉक के अंदर अपन एरर हैंडलिंग करते हैं, प्रॉमिस को रिजोल्व और रिजेक्ट करने के लिए या फिर असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए अपन असिंक एंड अवेट का यूज़ करते हैं। अवेट एपीआई के सामने लगता है और असिंक नियरेस्ट फंक्शन के सामने लगता है। अवेट को यूज़ कर रहे हैं तो असिंक लगाना जरूरी है, ठीक है। फेच से अपना डेटा आता है एज ए आई मीन डॉक्स फॉर्मेट में आई थिंक आता है, और उस डॉक्स फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के को हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जब उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे तभी वो डेटा फेच कर पाएंगे। तो फेच एपीआई से अपन रिस्पॉन्स डॉट जेसन में उस डेटा को जेसन में कन्वर्ट करते हैं। एक और नई लाइब्रेरी है, ठीक है, एक्सियोस करके, उसमें अपने को डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो जेसन में कन्वर्टेड हो गया आता है। तो अपन उसको देखेंगे रिएक्ट में, एक्सियोस को ही यूज़ करते हैं। फेच भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं अभी तो जावास्क्रिप्ट में। तो एक बार वो समझा देता हूँ। फेच डेटा, मैंने फंक्शन बनाया फेच डेटा का, उसके सामने असिंक लगाया, ट्राई कैच ब्लॉक लिखे, कैच में अगर अपनी एपीआई हिट नहीं होती है तो एरर आएंगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लिया, मतलब इस एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको रेस्ट नाम के वेरिएबल में मैंने सेव किया। क्योंकि फेच जब कर रहे हैं अपन डेटा, तो अवेट लिखूंगा फेच, फेच के अंदर वो यूआरएल https:// जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट यूजर डॉट कॉम, ठीक है। ये मैं एपीआई की लिंक आपको भेज दे रहा हूँ, तो इसको कॉपी करके कहीं रख लो, या इसको मैं भेज देता हूँ इसको चैट में, ठीक है। तो इसको कॉपी करके रख लो ताकि आप डेटा फेच कर पाओ, ठीक है। या फिर अगर ये एपीआई ना मिले तो आपको क्या क्या लिखना है, गूगल पे लिखना है जेसन प्लेस होल्डर। जेसन प्लेस होल्डर जैसे ही लिखोगे आपको जेसन प्लेस होल्डर की पहली वेबसाइट मिल जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन जब करोगे, यहाँ पे मेथड भी दी हुई है, नाम देखो फेच, उसने ये एपीआई लिखी, फिर इसने डॉट देन और डॉट देन का यूज़ किया है। तो अपन डॉट देन का यूज़ ना करके अपन तो असिंक का वेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को असिंक का वेट का यूज़ करना है। अब आपको पोस्ट का डेटा चाहिए, कमेंट्स का चाहिए, एल्बम का, तो मेरे को यूज़र चाहिए। तो यूज़र पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ सारे यूज़र मिल जाते हैं, और अपने को ये यूआरएल उठाना है, ये वाला, ठीक है। तो इस यूआरएल को पूरे को उठा के फेच के अंदर अपने को पुट कर देना है। तो अपनी एपीआई ऐसे फेच हो जाएगी। और जो रिस्पॉन्स आया फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करना, उसमें भी टाइम लगता है, तो अवेट लगाना, कंसोल लॉग डेटा करके देखना, अगर आपका डेटा ऐसा आता है ऐसे एरे फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप उस पर फॉर ईच लूप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर यहाँ डेटा देखूँ तो एक यूज़र के अंदर इतनी सारी चीज़ें, एड्रेस नाम का भी एक बना है, एड्रेस के अंदर जियोग्राफिक। तो अगर लेट्स से लेटीट्यूड एंड लेंगिट्यूड मेरे को, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मेरे को शो करना है यूज़र का, जियोग्राफिक लोकेशन का, तो मैं क्या करूँगा, ये यूज़र है, एज ए यूज़र में आया तो यूज़र डॉट एड्रेस, एड्रेस के अंदर जियोग्राफिक लोकेशन है तो डॉट जियो, यूज़र डॉट एड्रेस डॉट जियो डॉट लेट और लेंग, जो भी आप शो करना चाहते हैं। तो ऐसे नेस्टेड चलता है। ऐसा ही डेटा अपना बैकेंड से आएगा जब आप नोड, ओके। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी यही टास्क है आप लोगों का, क्या कर रहा है भाई, ठीक है। तो प्रोमिस का पहले तो नॉर्मली प्रोमिस बना के देखो, इज एरर आए तो रिजोल्व एंड रिजेक्ट डेटा पास करो, चेनेबल बनाओ प्रोमिस को, ठीक है। फिर आप ट्राई केज उसमें लगाओ आपके ही प्रोमिस में, ठीक है, एरर दे के देखो, और फिर लास्ट में बनाओ ये फेच वाला असिंक फंक्शन बनाना, और उसमें इस तरीके से डेटा को फेच करना, और उसमें डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके उसमें डेटा डॉट फॉर ईच लूप लगाना, और मेरे को ग्रुप में सेंड करना। दिस इज योर टास्क फॉर टुडे, अंडरस्टूड। रिकॉर्डिंग देखो 3 बार, ठीक है। सो क्लास अपन एंड करते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।